Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with a new series on the Indian Contract Act. And in this series, I have discussed certain essential concepts relating to the Indian Contract Act in the first video. Today, I am going to start with the essential elements of the valid contract. That is one of the most important part of the Contract Act. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ असेंशियल एलिमेंट होने चाहिए. If we talk about the essential elements of a contract, that is defined under section 10 of the Indian Contract Act. जो सेक्शन 10 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये बताता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या असेंशियल एलिमेंट होने चाहिए, और ये जनरली आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है. If we talk about the essential elements of the contract, that is defined under section 10 of the Indian Contract Act, and it provides that all the agreements of the contract, if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void. This means, if we talk about this definition, there are the certain essential elements of a valid contract. यदि हम इस definition की बात करते हैं तो इस definition से ही हमें कुछ essential element देखने को मिलते हैं. कौन कौन से essential element देखने को मिलते हैं? If we talk about the essential elements of a valid contract, first essential is an offer or proposal by one party must be made. भी एक पार्टी के द्वारा ऑफर या प्रपोजल दिया जाना चाहिए, और उसी ऑफर या प्रपोजल का सामने वाली पार्टी के द्वारा, मतलब ऑफरर प्रपोजल देगा और ऑफरी उसे एक्सेप्ट करेगा, मतलब प्रोमीजर प्रोमिस देगा और वहां पे प्रोमिजी जो है उसे एक्सेप्ट करेगा. दिस मीन एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी मेड. वहां पे जो सेकंड पार्टी है, जो ऑफरी है, उसके द्वारा उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए. तो दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट. क्या बताया मैंने आपको? ऑफरर और प्रपोजल मस्ट बी मेड बाय द वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय द अनदर पार्टी. भाई जब प्रपोजल दिया जा रहा है और उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है तभी तो एग्रीमेंट फॉर्म होगा. तो इफ यू टॉक अबाउट द एग्रीमेंट दैट इज कंसेंसस एडिडम, मीन्स वहां पे आपका मीटिंग ऑफ माइंड हो रहा है. मीन्स फॉर एन ऑफर देयर मस्ट बी टू और मोर पार्टी. इसका मतलब हमारा इससे क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी ऑफर को, मतलब किसी भी एग्रीमेंट की बात करते हैं तो वहां पे कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, और उसके अलावा जो वहां पे कंसेंसस एडिडम होना चाहिए, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए. मीन्स वहां पे जो ऑफर दिया जा रहा है उसकी एक्सेप्टेंस की जानी चाहिए सामने वाली पार्टी के द्वारा. This is the first essential element of a valid contract. If we talk about the second essential element, that is the intention to create legal relationship or an intent to have legal consequence, is must to be a valid offer. फिर नेचुरली कि वहां पे जो आप एग्रीमेंट जो कोई ऑफर दे रहे हैं वहां पे आपकी एक इंटेंशन होनी चाहिए कि आप एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, उसका एक लीगल कॉन्सिक्वेंस चाहते हैं. एंड द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट इज द एग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन. आपको पता है कि किसी भी एग्रीमेंट को लिए वहां पे एक लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है. कंसिडरेशन मीन्स दैट हैज वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसकी कानून की नजर में मतलब वैल्यू हो, उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन. और किसी भी एग्रीमेंट के लिए वहां पे उसके अंदर एक लॉफुल कंसिडरेशन का होना जरूरी है. एंड द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली कैपेबल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग. और वहां पे ये भी जरूरी हो जाता है कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है वो लीगली कैपेबल होनी चाहिए. दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. दे मस्ट बी मेजर. यदि हम कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो कैपेबिलिटी क्या कहेंगे आप? कि वो जो दोनों पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो मेजर होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए. तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे वो पागल नहीं होनी चाहिए. तो इस तरह की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि वहां पे वो पार्टीज की कॉम्पिटेंसी को डिफाइन करती है कि कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल मानी जाएंगी. तो दिस मीन्स पार्टीज मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगली कैपेबल ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है वो लीगली कैपेबल होनी चाहिए. एंड देन दोज पार्टीज विच आर मेकिंग टू द गोइंग टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ गिविंग द वैलिड कंसेंट. नेचुरली वहां पे वो जो पार्टी जब वो वैलिड कंसेंट देने के लायक होनी चाहिए. अब वैलिड कंसेंट देने के लायक कौन होगा? या तो वो मेजर हो दोनों नेचुरली, और या फिर वो पागल ना हो, या फिर वो आप कह सकते हैं कि वो जो पार्टीज है वो मतलब इनके अनसाउंड माइंड की ना हो. तो कहने का मतलब ये कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल. और वहां पे जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है या जो कंसिडरेशन है वो लीगल होनी चाहिए, वो इलीगल नहीं होनी चाहिए.
दैट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। लीगल का मतलब आप क्या कहेंगे कि वो पब्लिक पॉलिसी के विपरीत ना हो, अपोज ना करें। एंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन, ये भी जरूरी हो जाता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सर्टेन होनी चाहिए, वो अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए। एंड द एग्रीमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, और वहाँ पे जो एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि उसको परफॉर्म किया जा सकता है। दैट मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल टू बीइंग परफॉर्म्ड, वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने ये कह दिया कि हम चांद तारे तोड़ के लेके आना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, नेचुरली है। तो जो आपके मतलब जो पॉसिबल हो सकता है केवल आपको उसके संबंध में एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो दिस मीन्स एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ टू बी परफॉर्म्ड, वहाँ पे वो कैपेबल होना चाहिए कि वो परफॉर्म करने के लायक होना चाहिए। दैट मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल ऑफ बीइंग द परफॉर्म्ड, वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। दिस मीन्स फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी, आपको क्या पता चला, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और उस एग्रीमेंट के लिए जो पार्टीज है दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट करने के लायक होनी चाहिए। एग्रीमेंट करने के लायक का मतलब दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग द वैलिड कंसेंट, वो वैलिड कंसेंट देने के लायक हो। दिस मीन्स वो पागल ना हो, वहां पे वो जो दोनों पार्टी जो मेजर हो, अनसाइन माइंड की ना हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो ऑफर जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं वो लॉफुल कंसिडरेशन उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। मीन्स एग्रीमेंट प्लस पार्टीज जो कैपेबल पार्टीज है, उसके अलावा आप कहेंगे प्लस कंसिडरेशन, और वो जो वहां पे एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वहां पे वो पार्टीज की कॉम्पिटेंसी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कुछ वैलिड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ असेंशियल एलिमेंट, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, उनकी जो कंसेंट है वो वैलिड कंसेंट होनी चाहिए, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, उनका जो उद्देश्य है वो लॉफुल होना चाहिए, दैट मस्ट बी बिटवीन द कॉम्पिटेंट पार्टीज, वो कॉम्पिटेंट पार्टीज के बीच में होना चाहिए। तो दीज आर द सर्टेन असेंशियल एलिमेंट्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब एग्रीमेंट होना चाहिए, अब एग्रीमेंट कब फॉर्म होता है भी, जहां पे एक ऑफर किया जाता है और ऑफर को सामने वाली पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो नेचुरली तभी तो एग्रीमेंट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफर की। यदि हम बात करते हैं ऑफर या प्रपोजल की, तो ऑफर और प्रपोजल का मतलब क्या होता है, वन ऑफ द असेंशियल एलिमेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर मस्ट बी एन ऑफर या प्रपोजल, भी सामने ऑफरर के द्वारा ऑफर की जानी चाहिए, प्रपोजल दी जानी चाहिए, और उस प्रपोजल का सामने वाली पार्टी के द्वारा एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए, तभी तो वहां पे एग्रीमेंट फॉर्म होगा। तो दिस मीन्स व्हेन वन पर्सन मेक्स द ऑफर टू द अदर पार्टी, मीन्स प्रोमीजर मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है वो प्रोमीजर जो है वो मतलब ऑफर देता है सामने वाली पार्टी को, और प्रोमीजी उसे एक्सेप्ट करता है। जैसे ही प्रोमीजी ने उसे एक्सेप्टेंस दी, वहां पे वो जो उनके बीच में जो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोमिस, वो प्रोमिस बन जाएगा। तो इफ यू टॉक अबाउट द टर्म ऑफर, ऑफर मीन्स टर्म ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यदि हम टर्म ऑफर की बात करते हैं तो सेक्शन जो है ये 2A जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन क्लोज बताता है, और सेक्शन 2 के अंदर सेक्शन 2A of the Indian Contract Act defines the term proposal or offer. According to section 2A of the Indian Contract Act, proposal or offer means when one person signifies to another person his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such act or subsistence. He is said to make proposal. नेचुरली कि जब सामने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी विलिंगनेस प्रकट करता है, और वो किस लिए प्रकट करता है, विद टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, वो सामने वाले व्यक्ति की एसेंट मंजूरी लेना चाहता है उसके संबंध में। तो ऐसे ही संबंध में हम ये कहा जाएगा कि सामने वाले उसने क्या किया, एक प्रपोजल दिया है, ऑफरर ने एक ऑफर दिया है, एंड द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो जिस व्यक्ति ने प्रपोजल दिया है या ऑफर दिया है उसे हम कहते हैं प्रोमीजर, और जिसको ऑफर दिया जाता है वो कहता है प्रोमीजी। तो दिस मीन्स ऑफरर मीन्स अ पर्सन मेकिंग द ऑफर, एंड टू हुम ऑफर हैज बीन मेड इज नोन एज प्रोमीजी, उसको प्रोमीजी कहा जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द वैलिड ऑफर, यदि हम वैलिड ऑफर की बात करते हैं तो वैलिड ऑफर के लिए जरूरी हो जाता है कि एक ऑफर जो दी जा रही है वो क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए।
इट मस्ट नॉट बी वेग। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो ए प्रोमिस टू मेक एन इंक्रीज इन प्राइस फॉर ए हॉर्स, भाई नेचुरली कि आप मतलब इस तरह की जो कोई ऑफर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं वैलिड ऑफर नहीं हो सकती। भाई वहाँ पे जो ऑफर दी जा रही है वो एक वैलिड, इंडेफिनेट, कंप्लीट होनी चाहिए। और ऑफर की जब हम बात करते हैं तो दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। भाई वैलिड ऑफर तभी होगी कि जो वो सामने वाली व्यक्ति के ऑफर जिसको दे रहे हैं उसके नॉलेज में आ जाए, उसको कम्युनिकेट की जाए। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। एंड द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मे बी मेड आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। जो कम्युनिकेशन की जाती है ऑफर की वो एक्सप्रेसली भी हो सकती है, इम्प्लाइडली भी हो सकती है। एंड द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर मे बी जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक। यहाँ पे जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात करते हैं तो वो जनरल भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑफर। ये मैंने आपको ऑफर के बारे में बताया है। If we talk about the offer must be can lapse, how an offer can be lapsed। यदि हम ऑफर की बात करते हैं तो ऑफर जो है वो लैप्स कब हो सकती है, इसके संबंध में आप देखेंगे तो सेक्शन 6 बताता है कि सेक्शन 6 कहता है कि ऑफर कैन बी लैप्स्ड इन सर्टेन वेज। कुछ ऐसे तरीके हैं जहाँ पे ऑफर लैप्स की जा सकती है। इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। नेचुरली कि जब जिस व्यक्ति को हमने ऑफर दी थी यदि वो सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करता है स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, रीजनेबल टाइम के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि ऑफर लैप्स हो चुकी है। इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मोड प्रेस्क्राइब्ड इन द मोड ऑफ मैनर, यदि वो बताया गया उसके अंदर, यदि उस तरीके से उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, नेचुरली वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी और वो ऑफर जो है वो लैप्स हो जाएगी। एंड द ऑफरी रिजेक्ट्स इट, या तो ऑफरी जब उसको रिजेक्ट कर देता तो नेचुरली तब भी वो लैप्स हो जाएगी। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। एंड द आइदर द ऑफर और द ऑफरी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस, या तो ऑफरर की या ऑफरी की यदि एक्सेप्टेंस से पहले डेथ हो जाती है तब भी हम ये कहेंगे देयर इज द लैप्स ऑफ द ऑफर। एंड द एक्सेप्टेंस फेल्स टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस। जहाँ पे ऑफर दी जा रही है उसके संबंध में एक कंडीशन दी जा रही है कि इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा जब आप एक्सेप्टेंस करते हैं, और यदि वो उस कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता नेचुरली वहाँ पे वही ऑफर लैप्स हो जाएगी। एंड द ऑफर मेड ए काउंटर ऑफर, जहाँ पे जो ऑफर दी जा रही है वो एक काउंटर ऑफर है। दिस मीन्स इट अमाउंट्स टू द रिजेक्शन ऑफ द ऑफर एंड द ऑफर दैट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द अनदर ऑफर। मीन एक्चुअली वहाँ पे एक ऑफर जो पहले ऑफर थी उसको दूसरी ऑफर के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, तो वहाँ पे भी वो जो पहले वाली ऑफर थी वो तो लैप्स हो गई है। These are the certain ways by which offer can be lapsed that is defined under section 6। सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसके संबंध में बात की गई है। यदि हम रिवोकेशन की बात करते हैं, ऑफर के रिवोकेशन को कैसे किया जा सकता है, कैसे रिवोक किया जा सकता है। एन ऑफर में बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस। ये कहा जाता है कि कोई भी ऑफर जो आपने दी है इससे पहले कि उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो उससे पहले आप उसे लैप्स उसको रिवोक कर सकते हैं। हाँ, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। परंतु यदि एक और ऑफर की एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है तो आप उसके बाद उसको रिवोक नहीं कर सकते। दिस मीन्स रिवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। इसके लिए भी जब भी आप कोई ऑफर करते हैं तो उसकी जो रिवोकेशन है वो ऑफरी को कम्युनिकेट कर देनी चाहिए। इट डज नॉट टेक द इफेक्ट अंटिल इट एक्चुअली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो कहने का मतलब कि ऑफर को, किसी भी ऑफर को जो आपने दी है, आप उसको इससे पहले कि उसकी एक्सेप्टेंस आए उससे पहले आप उसे रिवोक कर सकते हैं, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। दिस मीन्स एन ऑफर कीप ओपन टू ए स्पेसिफिक टाइम। वहाँ पे जो ऑफर होती है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दी जाती है। इट इज़ नॉट बाइंडिंग अनलेस इट इज सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन। किसी भी एग्रीमेंट के लिए जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि उसके लिए कंसिडरेशन मस्ट है और उस ऑफर की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो इफ वी टॉक अबाउट द एक्सेप्टेंस, अ कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। मैं नेचुरली कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो पहले आपकी ऑफर दी जानी चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ऑफरी के द्वारा। तो दिस मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर।